जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या और द चाणक्य डायलॉग्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे पुराने बचपन के साथी कंवर चीमा साहब हमारे साथ हैं और चीमा साहब के साथ हम डिस्कस करेंगे बहुत सारी चीजें। पाकिस्तान में क्या चल रहा है और किस तरीके से वो जो पाकिस्तान में चल रहा है उसको चीमा साहब कैसे देखते हैं। चीमा साहब, हमारी शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। जी, थैंक यू वेरी मच मेजर साहब फॉर इनवाइटिंग। जी अच्छा, चीमा साहब एक बात बताइए, ये जो काफी दिस 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 डिस्कोर्स और ये जो बहस है, ये डिबेट है, इट्स बीन डन टू डेथ। सब लोग कह रहे हैं कि क्या हो रहा है पाकिस्तान में, जो आईएसआई के चीफ हैं जा रहे हैं कि नहीं। इंडियंस ने तो कभी इतना इंटरेस्ट खुद के रॉ के चीफ में नहीं लिया जितना वो आईएसआई के चीफ में ले रहे हैं, क्योंकि खबर में इतना आ गया ना कि एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट इट। क्या हो क्या रहा है वहां पे? जा रहे हैं, नहीं जा रहे, रुक रहे हैं, पेशावर जा रहे हैं, कराची वाले आईएसआई में आप पारा में आ रहे हैं, क्या हो रहा है? मेन साहब, पाकिस्तान में अमूमन ये हो जाता है कि जब भी इमरान खान साहब आए हैं पिछले 3-4 साल से, तो अगर आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का मसला था तब भी ये एक क्योस क्राइसिस क्रिएट हो गया कि सुप्रीम कोर्ट बीच में आ गई और फिर उसके बाद पार्लियामेंट में उसके ऊपर कानून साजी करनी पड़ गई एक्सटेंशन के सारे मामले में। और अभी अगर डीजीआईएसआई की अपॉइंटमेंट है तो ये बिल्कुल एक प्रोसीजरल मसला है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव मसला है। और आपको पता है कि आप खुद फौजी हैं कि ये जो पोस्टिंग ट्रांसफर होती है ये बेसिकली आर्मी चीफ का प्रेरोगेटिव होता है और वो प्रॉपर उन्होंने एक मैकेनिज्म बनाया होता है और साइंटिफिक फॉर्मूलाज के तहत वो चलते हैं। आपको पता है फौजी उन्होंने 3 साल यहाँ रहना है, अगले 3 साल यहाँ रहना है, 3 साल यहाँ रहना है। लेकिन ये जो हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप है, एट टाइम्स इनको थोड़ा सा होता है कि इनकी मर्जी भी हो। इससे पहले भी बेनजीर भुट्टो ने भी एक दफा कहा था कि मुझे मेरी मर्जी का डीजीआईएसआई चाहिए। तो ये जो चीजें हैं ये स्टेबिलिटी के लिए अच्छी नहीं है। हुआ यूं है कि जनरल बाजवा जो हैं वो इमरान खान साहब के पास फर्स्ट टाइम आई थिंक जुलाई में ही वेंट टू हिम एंड स्पोक के जो है वो फैज हमीद ने कोर कमांड करनी है, और जब से वो 3 स्टार बने हैं शुड कोर कमांड कोर, और वो एक लेवल प्लेइंग फील्ड आए उनके पास, ताकि बिकॉज जनरल साहिर शमशाद मिर्जा, जनरल जो उसके बाद जो एक दो जनरल्स हैं वो ये उनके साथ compete कर सकें, लेवल प्लेइंग फील्ड हो। कल को अगर जब आर्मी चीफ की नेक्स्ट अपॉइंटमेंट होनी है तो रूटीन की बात थी। जनरल इमरान खान साहब मान गए, फिर वो जुलाई में कोई ना हुआ, फिर अगस्त में, फिर सितंबर में कोई ना हुआ। तो खैर एनी हो, ये कहा जाता है कि सम हो इमरान खान एग्रीड ऑन टेलीफोन, जनरल बाजवा बात करके अक्टूबर में चले गए जब, तो जनरल इमरान खान ने टेलीफोन पे जीएच को फोन करके कहा कि भाई हाँ ये जो नाम है इसको ओके कर दें, वो जो भी नाम था। तो खैर नाम ओके हो गया, लेकिन बाद में फिर जो है वो कंफ्यूजन क्रिएट हो गई। और उसके बाद जब 6 अक्टूबर को आईएसपीआर ने कहा कि ये जो है वो नए हमारे डीआईजी आईएसआई होंगे और फैज हमीद वहां चले जाएंगे, तो कई लोगों ने कहा नहीं कि वो फैज हमीद को चाहते थे 6 महीने में। बेसिकली वो 6 महीने नहीं चाहते थे, इमरान खान अपनी मर्जी का डीजीआईएसआई चाहते थे। और वो ऑब्वियसली वो ऑपरेटर्स इसको एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि उनके पास एक पूरा मैकेनिज्म होता है। हाँ, वो नाम आते हैं, और जब ये बात चली मीडिया में, जब आया 6 अक्टूबर के बाद, तो आपको पता है कि डीजीआईएसआई की जो अपॉइंटमेंट है मेजर साहब, वो प्राइम मिनिस्टर हाउस से उसका लेटर निकलना होता है, आर्मी चीफ का और डीजीआईएसआई का। तो वो लेटर ना निकला तो फिर सोशल मीडिया पे चहमगोइयां, फिर पूछा किसी ने क्या हुआ, किसी ने पूछा क्या हुआ। तो लेकिन ये बात तो हकीकत है, ये बात मार्केट में हर बंदा कर रहा है कि इमरान खान वांटेड हिज ओन पर्सन फॉर द पोजीशन, लेकिन वो कोई बात जमी नहीं। और इमरान खान का पहले तो कोई मूड नहीं था उनका अपना मर्जी का बंदा हो, बिकॉज लेकिन लेटर ऑन समवेयर maybe some little bird told him कि you should get this person to be on this position. So I think ये थोड़ी सी confusion इस तरह क्रिएट हुई। बिल्कुल बिल्कुल। चीमा साहब, लिटिल बर्ड के बारे में भी बड़ी कहानियां हैं, मैं आपसे पूछता चलूं। आप मुस्कुरा रहे हो, मुझे पता है। लिटिल लोग कह रहे हैं साहब बुशरा बीबी का बड़ा एक इन्वॉल्वमेंट है इसमें, और मैंने वीडियोस भी देखे पाकिस्तान से। वो कोई कह रहे हैं कि उनकी डॉल बनाई है, डॉल के अंदर वो पिन मार रहे हैं बंदे, और पाकिस्तानी मीडिया में देखता रहता हूं मैं। तो ये सब खैर, ये तो एक हंसी मजाक की एक लेवल पे बात हो गई, जबकि वो तो अपने तरफ से सीरियसली कर रहे होंगे। ये जो आईएसआई है, आईएसआई बहुत कम इंटेलिजेंस एजेंसीज है दुनिया में जो एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों देखती हैं। जैसे इंडिया में सो देयर इज इंटेलिजेंस ब्यूरो चीमा साहब फॉर डोमेस्टिक इंटेलिजेंस एंड आरएनएडब्ल्यू फॉर एक्सटर्नल। सिमिलरली एफबीआई, सीआईए, सिमिलरली इन रशिया ऑल्सो इंटरनल एक्सटर्नल का अलग अलग होता है। पाकिस्तान में
जो आईएसआई है वो अंदर की भी डोमेस्टिक इंटेलिजेंस भी देखती है, फॉरेन इंटेलिजेंस एस्पियोनाज भी देखती है। मेरा सवाल आपसे ये चीमा साहब, क्या आपको लगता है इसलिए इतना ज्यादा पॉलिटिकल हॉट पोटैटो हो जाता है क्योंकि आईएसआई डोमेस्टिक भी देखती है और एक्सटर्नल भी देखती है? क्योंकि एक्सटर्नल जो भी देखे किसी को कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इंटरनल पॉलिटिक्स से तो सबको फर्क पड़ता है। क्या ये भी कारण हो सकता है? मैं इसमें थोड़ी सी बात बताऊं आपको, ये सिर्फ फौज पर डिपेंड नहीं करता, ये पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन पे भी डिपेंड करता है। ये जब सियासतदान नए नए पावर में आने के लिए स्ट्रगल कर रहे होते हैं तो वो कहते हैं जी हमें हमारी मदद की जाए, हमारी सपोर्ट की जाए, तो वो फिर मदद मांगते हैं। नवाज शरीफ को देख लें, जुल्फकार अली भुट्टो को देख लें, इमरान खान के ऊपर भी जारी बात है बहुत बड़ा लेबल है। तो ये जो चीजें हैं, एक तो ये फैक्टर है कि पॉलिटिशियंस जो हैं दे सीक हेल्प, एक चीज। जो दूसरा सबसे बड़ा मसला ये है कि पिछले 40 साल से, अगर 40 साल आप कोल्ड वॉर से लेके अफगान वॉर एंड देन वॉर एंड टेरर देख लें, तो जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, ये इनका क्योंकि इंटरनल सिक्योरिटी में और इंटरनल डायमेंशंस में भी बड़ा रोल रहा है, तो जो पॉलिटिशियंस थे दे स्टेप्ड बैक, और वो खुद ही पीछे हट गए। वो इंटरनल सिक्योरिटी के मामलात में जब पीछे हट गए, तो ऑटोमेटिकली जो फौज का जो पॉलिटिकल चीजों में रोल है वो बढ़ता चला गया। और ये पिछले 20 साल में तो बहुत ज्यादा हुआ है, ये जो आप देख लें। और पॉलिटिकल पोलराइजेशन भी आप 22 से लेके 2002 से लेके 2021 तक आ जाएं, कभी भी एक जो पार्टी है उसने रूल नहीं किया पाकिस्तान में। हर दफा नया बंदा आता है, विच शोज पॉलिटिकल पोलराइजेशन और कितना क्योस है। सो आईएसआई हो या हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज बाकी हो, ये जो पॉलिटिशियंस ने रोल छोड़ दिए हैं, ये इन चीजों में जाते नहीं है। वो सिर्फ कहते हैं हमें इकोनॉमी दें, हमें नौकरियां मिल जाए, हमारे लोगों को रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाए। और वो जो स्टेट क्राफ्ट के लिए जो एक अप्रोच होती है, मैं समझता हूं मेजर साहब, वो पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन में मौजूद नहीं है। ये हम बड़ी खुल के बात करते हैं। सो वो ऑटोमेटिकली वो जो स्पेस है वो छोड़ दी है उन्होंने। वो कहते हैं ठीक है, अफगानिस्तान किसने देखना है, इंडिया किसने देखना है, कश्मीर किसने देखना है, कराची, बलोचिस्तान, बल्कि उन्होंने तो मामलात खराब किए। सो इसलिए आईएसआई का जो रोल है ऑटोमेटिकली मुल्क के अंदर बढ़ गया। और फिर पॉलिटिकल चीजों में भी वो आ गए, जब पॉलिटिशियंस कंसेंसस पैदा नहीं कर सकते। अब इमरान खान को देख लें, अगर गिलगित बल्तिस्तान की कोई कॉन्स्टिट्यूशनल शक्ल बनानी थी तो उन्होंने कहा मैं तो बात नहीं करूंगा, आर्मी चीफ और डीजी आईएसआई अपोजिशन जमातों से बात कर लें। जब आप लोगों ने, इंडिया ने सर्जिकल स्ट्राइक की, तो उसके बाद अभिनंदन का इशू था, तो इमरान खान उस ब्रीफिंग में गए ही नहीं और कहा कि नहीं भाई, हम तो ये डीजीआईएसआई और आर्मी चीफ बैठ के बात करें। फिर कैबिनेट कमेटी और नेशनल सिक्योरिटी है हमारा बड़ा एक प्रीमियर फोरम है, वो बहुत रेयर बात करता है, बड़ा रेयर मिलता है। जो पॉलिटिशियन चाहते हैं कि हम सिविलियन सुप्रीमेसी की बात करें और हम जो आईएसआई का रोल कम हो या इंटेलिजेंस एजेंसीज का कम हो, तो देन आप जो कैबिनेट कमेटी और नेशनल सिक्योरिटी जैसे प्लेटफॉर्म्स होते हैं उनका मैक्सिमम इस्तेमाल करते हैं, ताकि आप इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव की जो विल है, जो ओपिनियन है, जो सोच है, वो सिक्योरिटी अपरेटस में भी लेके आए। लेकिन ये पसंद ही नहीं करते, ये वन ऑन वन डायलॉग करना पसंद करते हैं विद द आर्मी चीफ एंड ऑल दैट, जिससे क्या होता है कि वो एक बंदे की सोच रह जाती है, वो स्टेट का नहीं रह जाता। और फिर सियासतदान विद एवरी स्टेप पीछे चले जाते हैं। फिर गवर्नेंस के चैलेंजेस भी हैं, वो कहते हैं हमारे सिर्फ इकोनॉमी के मसले देख ले, बाकी नेशनल सिक्योरिटी क्या हो रहा है वो फौज जाने, उनके जवान जाने, वो शहीद हो, वो जो मर्जी हो, हमें इससे कोई गर्ज नहीं है। तो चीमा साहब एक बात बताइए ना, आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात करी, जब कश्मीर की बात है फौज पे छोड़ दो, गिलगित बाल्टिस्तान की बात है फौज पे छोड़ दो, फैज हमीद साहब काबुल भी गए, सरीना होटल, फौज पे छोड़ दो। हम फौजी, आईएसआई इज पार्ट ऑफ दी पाकिस्तान आर्मी ओनली। तो ये अचानक सिविलियन सुप्रीमेसी की बात कहां से आ गई इमरान खान साहब के जहन में? क्योंकि जब अभी तक आप सब फौज पे छोड़ रहे हो, आईएसआई पे छोड़ रहे हो, और आप सिर्फ ये कह रहे हो कि मुझे डोमेस्टिक मामलों पे इस पे वो करना है, ऐसा क्या वजूहात हो गए कि इमरान खान नियाजी स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट सिविलियन सुप्रीमेसी? ये अचानक क्यों हो गया? क्योंकि आप ही का ये बयानिया अभी ये है कि साहब ये इस तरीके से फौज पे डाल दो, जबकि उनको लीड लेना चाहिए एज एज द इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। ऐसा क्यों, ये क्यों ऐसा अचानक चेंज आ गया? ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है मेरे साहब। देखिए 2011 से लेके जब कहा जाता है कि इमरान खान का लाहौर का एक बड़ा पॉपुलर जलसा हुआ, और उसके बाद ये इमरान खान पे भी इल्जाम लगने शुरू हुए, और उस वक्त के फॉर्मर डीजीआईएसआई जनरल पाशा के ऊपर भी बातें आई, और उस वक्त के जो फॉर्मर जो अपोजिशन लीडर चौधरी निसार थे, जो पीएमएलएन के ही थे, नवाज शरीफ की पार्टी, उन्होंने पार्लियामेंट में कहना शुरू कर दिया कि जनाब ये जनरल पाशा जो हैं वो दे आर आस्किंग पीपल पॉलिटिशियंस टू ज्वाइन पीटीआई।
और इवन कि मुझे याद है कि हमारी और जो पॉलिटिकल पार्टी एक पीएमएलक्यू जिसे किंग्स पार्टी कहा जाता था, जो कि मुशर्रफ ने बनाई थी 2002 से 2007 में रूल करने के लिए, उन्होंने भी जाके उस वक्त की आर्मी चीफ कियानी को कहा कि भाई ये देखें ये हो रहा है, इस तरह उस तरह हो रहा है। सो इमरान खान के ऊपर एक थोड़ा सा स्टैंप है कि जैसे जो बिलावल भुट्टो है पीपल्स पार्टी के, वो कहते हैं ही इज अ सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर। 2018 में उन्होंने पहली स्पीच की पार्लियामेंट में, तो उन्होंने कहा ही इज सिलेक्टेड। सो इमरान खान के दिमाग में वो भी एक चीज है कि मेरे ऊपर ये जो ठप्पा लगा हुआ है, आई एम सिलेक्टेड, मैं इनको हर जगह मेरे मेरे ऊपर ये बात आई है, तो वो ही वांट्स टू हैव दिस सिविलियन सुप्रीमेसी एज वेल। तो उन्होंने कहा जी कि मैं इंटरव्यू करूंगा। उन्होंने कहा जी नहीं, हम प्रॉपर प्रोसीजर अडॉप्ट करेंगे। पहले जनरल बाजवा जाते रहे, डिस्कशंस होती नहीं सारा, लेकिन बाद में जब कंसेंसस उन्होंने ओके कर दिया, लेकिन फिर बैक ट्रैक सुना कर गए, तो फिर उन्होंने कहा जी कि मैं प्रोसीजर अडॉप्ट करना चाहता हूं। और प्रोसीजर में क्या होता है जी, ये 3 नाम होंगे जी, हाँ ठीक है, फिर इनसे बात करूंगा मैं देखूंगा। सो एक पब्लिक में नैरेटिव देना चाहते हैं वो सिविलियन सुप्रीमेसी का, कि देखो आई वाज द फर्स्ट वन मे बी जिसने इंटरव्यूज किए, कभी किसी ने आज तक इंटरव्यू किए। ये एक पब्लिक वो सोच देना चाह रहे हैं बाकी सियासी जमातों को। सो उससे क्या होगा कि वो उनकी जो अपनी कॉन्स्टिट्युएंसी है, जो जिसको वो बड़ी तेजी से लूज कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इमरान खान हैज दिस इंप्रेशन कि ही इज नॉट करप्ट। सो वो जो करप्ट ना होना, पर बैड गवर्नेंस होना, बाकी महंगाई, हर चीज में गंद होना, वो अपने आप को जस्टिफाई भी करना चाहते हैं और अपना एक नैरेटिव मीडिया के सामने आज भले ना लेके आए, लेकिन वो लेके जरूर आएंगे कि देखें मैं हूं, आई वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर इन द हिस्ट्री ऑफ दिस कंट्री जिसने 3 जो नाम आए थे उनके इंटरव्यू करे, वरना तो सियासतदानों में इतनी जरूरत नहीं होती थी, ये नहीं होता था। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ही इज डूइंग एट द कॉस्ट ऑफ समथिंग, एंड दैट कॉस्ट इज कि वो ही इज ट्राइंग टू, उसने इन्फ्लुएंस करने की है उस प्रोसीजरल मैकेनिज्म को which is a prerogative of the military hierarchy, not of the politicians। आपके सामने नाम आते हैं, आप चुन लें, आप प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री हैं, आपको हक है। लेकिन मेरा ख्याल है कि इमरान खान को जो डेंट पड़ा है पिछले 10 सालों में कि ही इज अ चोजन मैन, ही इज अ सिलेक्टेड, और ये जो चीज है ये उनको बड़ी तकलीफ देती है। वो कहते हैं कि मेरी पिछली स्ट्रगल है, 96 में मैंने पार्टी बनाई, मैंने इतनी एफर्ट की और मुझे ये सिलेक्टेड कह रहे थे। सो और वो खासकर जब पाकिस्तान की सबसे बड़ी ऑपोजिशन की जो पार्टी पीएमएलएन है, वो सारा टाइम जो है वो एंटी स्टैब्लिशमेंट पॉलिटिक्स कर रही है, और उनको पता है कि मैंने वापस पंजाब में जाना है, पंजाब मैटर्स अ लॉट, 11 करोड़ का सूबा एक तरफ और बाकी 11 करोड़ की आबादी पाकिस्तान की एक तरफ। सो ही इज मेकिंग दैट नैरेटिव जस्ट टू विन ओवर द मासेस। चीमा साहब एक बात बताइए ना, मैं एक और चीज आपसे कहना चाहता हूँ। ये जो 3 नाम हैं, आईएसआई चीफ के 3 नाम देंगे और फिर ऐसा होगा तो वैसा, ऐसा तो कभी हुआ नहीं, ये तो हिस्टोरिकली, और आपने बिल्कुल ठीक बोला कि जिसको सेलेक्ट करना है, बिकॉज इट्स अ फौजी इदारा, अगर फौजी इदारा है आईएसआई तो आर्मी चीफ डिसाइड करेगा, जनरल बाजवा डिसाइड करेंगे। तो अब ये मुझे ऐसा लगता है, मेरा सवाल आपसे ये चीमा साहब, कि मुझे ऐसा लगता है फॉरेन पॉलिसी के लिए भी, जब फॉरेन पॉलिसी की पाकिस्तान में बात होती है, इमरान खान बहुत चीजें करते हैं जो कि पीटीआई के जो कारकुन हैं उनको इंप्रेस करने के लिए, डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए कर देते हैं, जिसका मुझे लगता है खामियाजा भुगतना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, वो आउट ऑफ थिन एयर उज्बेकिस्तान में जाके ये बोलेंगे कि मुझे बाबर के ऊपर फिल्म बनानी है, एंड आई नो मोर अबाउट उज्बेकिस्तान देन दी उज्बेक। सो सामने उज्बेक पीएम बैठा रहता है, तो वो ऐसे ऐसे छोड़ देते हैं कभी कभी शगुफे। मेरा सवाल आपसे सर कि इससे चीमा साहब आपको क्या लगता है कुछ एक्चुअली डैमेज होता है? क्योंकि डोमेस्टिकली तो लोग भूल जाते हैं, सब कॉन्टिनेंट में, इंडिया हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, नेपाल हो, भूटान, लोगों की मेमोरी बड़ी शॉर्ट है यहाँ पे ना, लोग भूल जाते हैं। लेकिन फॉरेन अफेयर्स में तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप पीटीआई के कारकुनों को इंप्रेस करने के लिए आप ऐसा कुछ काम कर दें जिससे कि फिर बाद में लेने के देने पड़े। जैसे बोला कि मैंने मोदी को सुना दी, ठीक है आपने सुना दी, आपने बाइडेन को बोल दिया एब्सोल्युटली नॉट, वो ठीक है, पीटीआई वाले खुश हो जाएंगे। लेकिन आपको नहीं लगता कि देयर इज अ डिप्लोमेटिक कॉस्ट अटैच टू ऑल दिस? ठीक है, पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन स्टेट है, ऐसा तो कोई नहीं कि कल पाकिस्तान पे कोई चढ़ दौड़ेगा, ऐसा नहीं है, लेकिन इसका एक डिप्लोमेटिक कॉस्ट तो है ना चीमा साहब? देखिए, एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है मेरे साहब पाकिस्तान के अंदर, और वो ये है कि पाकिस्तान की अवाम जो है ना, वो बड़ी देर से एक लीडर तलाश कर रहे हैं। पहले हमने भुट्टो की शक्ल में एक हल्का फुल्का लीडर देखा जिसने लोगों को जीता थोड़ा सा, उसके बाद कभी ऐसा हुआ ही नहीं है। सो पीपल आर इन सर्च ऑफ अ लीडर। इमरान खान ने वो सारे वादे करने की कोशिश की कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। जब ऑपोजिशन में थे, वो 26 साल ऑपोजिशन की, तो वो उनके बारे में कि वो भी ट्रक से नीचे नहीं उतरते ऑपोजिशन लीडर की तरह। अब जब प्राइम मिनिस्टर बन गए तो उसको प्रॉब्लम यह है कि ही स्पीक्स टू मच, एक बात।
और दूसरा, इमरान खान साहब अंदर से वो बहुत सारे हलकों का कहना है कि ही इज बिकम मौलवी नाउ। अब वो मौलवी हो गए हैं, ही इज नो मोर अ प्रोग्रेसिव ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट एचसोनियन पॉलिटिशियन जिसमें पाकिस्तान को प्राउड होना चाहिए था, लेकिन वो मौलवी हो चुके हैं। उन्होंने देखे पिछले 3 साल उन्होंने यूरोप का एक विजिट भी नहीं किया। उन्होंने फ्रेंच प्रेसिडेंट की कॉल नहीं सुनी थी, मुझे याद है, उसके बाद भी कोई कॉल्स आई उन्होंने नहीं सुनी, उसको एक डिक्लाइन किया है। यूरोप में उनकी कोई फुटप्रिंट नहीं है, जीएसपी प्लस हम स्टेटस वहां से लेते थे। आपने कहा डिप्लोमेटिक कॉस्ट, ये लोगों को जीतने के लिए तो वो बिल्कुल कर सकते हैं, आवाम को अपने, और हमारे जैसे वो एब्सोल्युटली नो था, वो इतना बिका थोड़ी देर के लिए, ट्विटर हैशटैग में चल गए, वो देखो ये होता है लीडर, टिकटॉक बन गए, पता नहीं क्या क्या बन गया। लेकिन उसका फिर वो हुआ कि जो हमें फिर अमेरिका ने वो फाइव आइज इंटेलिजेंस अलायंस, और जब न्यूजीलैंड की टीम चली गई और पता नहीं क्या क्या उन्होंने फिर वो करते हैं, वो बोलते कम है और वो करते ज्यादा है, और हमारा इवेंट्स पे फिर कंट्रोल इश्यूज पे नहीं रहता। सो ये इमरान खान साहब को पता है कि मैं क्या करूं, मैं अपनी रिलीजियस कॉन्स्टेंट। अब मैं सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि इमरान खान का जो इंपॉर्टेंट प्लेस है वो केपी के है, वहां सारे मौलवियों की पावर रही है। अब उनको ये पता है कि मैंने अगर इस सूबे में बात करनी है तो मुझे 2-3 चीजें चाहिए। फर्स्ट, कि मैं सारी जो रिलीजियस नैरेटिव है उसको प्रमोट करूं। सो इसके लिए वो रिलीजियस नैरेटिव प्रमोट करते हैं, इस्लामोफोबिया की बहुत बात करती हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान के और यूरोप के ताल्लुकात बहुत ज्यादा खराब हुए हैं, और बड़ा मैं वोकल हूं उसके ऊपर। और केपी में क्योंकि मजहबी सियासी जमातों का कंट्रोल रहा है, तो इमरान खान उन जमातों के कंट्रोल को अवाम के अंदर डायल्यूट करने के लिए, कम करने के लिए मजहब का सहारा लेते हैं बहुत ज्यादा। और एक तो ये चीज है। फिर जो इंटरनेशनली जब बात एब्सोल्युटली नो और इस तरह की चीजें करते हैं, तो वो जनरल पब्लिक को विन कर रहे होते हैं। फिर अभी वो ईवीएम की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की बात कर रहे हैं, तो उनको पता है मैं इलेक्शन हारना चाहूं तो मैं बाहर के एक्सटर्नल जो हमारा डियास्पोरा बैठा है उसका वोट लूं और कहूं देखो मैंने तुमको ये दिया और हक दिया और मैं वो लीडर था। सो इमरान खान साहब के चैलेंजेस बहुत ज्यादा है, वो डिलीवर नहीं कर पाए, उनके पास टीम कोई नहीं थी, और ऊपर से उनको उन्होंने अपने आप को भी बहुत ज्यादा स्कैटर्ड कर लिया है। सो कॉस्ट बहुत ज्यादा हमें पे करनी पड़ रही है। उन्होंने उसामा बिन लादेन को जब वो कहते थे कि वो शहीद है, बाद में उनकी जो टीम सारी वो जस्टिफाई करती थी, लेकिन उसका नुकसान हो चुका। फॉरेन मिनिस्टर उनके ये कहते हैं कि भाई अलकायदा उसामा बिन लादेन को मैं दहशतगर्द नहीं कहूंगा, इस सवाल को मैं छोड़ देना चाहता हूं। सो ये वो अपनी राइट विंग रिलीजियस कंजर्वेटिव वोटर बेस को मुसलसल टच कर रहे हैं, बिकॉज उनको पता है कि पीएमएलएन जो पंजाब में बैठी है और केपी जो है हमारा खैबर पख्तूनख्वा, ये दोनों कंजर्वेटिव वोटर बेस हैं एज कंपेयर टू सिंध। सिंध में थोड़ा वोटर बेस का जो आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है वो थोड़े और एंगल से चीजों को देखते हैं। सो इमरान खान कॉन्टिन्यूसली उसी डोमेन में वो नेशनलिस्टिक लीडरशिप, मजहब, इस्लामोफोबिया और हर चीज में मजहब का ले आना, जिससे वो जो दूसरी सियासी जो मजहबी सियासी जमातें उनको थोड़ा डैमेज करना भी है। अच्छा चीमा साहब, एक सवाल है जो मैं आपको एंड में पूछूंगा, लेकिन उसके पहले एक दो और सवाल है मेरे चीमा साहब कि यू सी, ठीक है आपने मजहबी जमातों को खुश कर दिया, जो धार्मिक पंथ हैं पाकिस्तान में या धार्मिक पार्टीज हैं, आपने उनको खुश कर दिया, आपने पीटीआई के जो कारकुन हैं आपने उनको भी खुश कर दिया, सब कुछ हो गया। अच्छा, मैं आता हूं अब चीन के मामले में आपसे पूछना चाहता हूं, अगर यही चीज है कि साहब शुजा पाशा साहब ने सपोर्ट करा, फैज हमीद साहब उस समय नंबर 2 थे, उन्होंने सपोर्ट करा, चलिए हम ऑपोजिशन का नैरेटिव मान लेते हैं, एकेडमिकली स्पीकिंग, हाइपोथेटिकली हम मान लेते हैं, जैसे मरियम नवाज जी भी कह रही हैं और काफ़ी लोगों ने, दीगर पॉलिटिशियंस ने बात बोली। मेरा आपसे सवाल है कि सर अभी अभी ये खबर आई है पाकिस्तान में कि जिस चीन के हवाले से जिसकी दोस्ती की इतनी कसमें खाते थे, उसने दासू डैम के चलते आई थिंक 35 या 38 मिलियन का मुआवजा मांगा है पाकिस्तान से कि हमारे इतने बंदे मर गए। मैंने पढ़ा कल मीडिया में, तो आई वाज स्लाइटली शॉक्ड। आई सेड कि ये क्या हो गया, मतलब कि नाउ चाइना इज आस्किंग पाकिस्तान फॉर मनी। वो कह रहा है कि जी हमें इतना मुआवजा दो, हम अपने इंजीनियर्स के फैमिलीज को देंगे, एंड 38 या 37 मिलियन डॉलर्स ऐसी कुछ बात है। तो चाइना के साथ रिलेशनशिप कहां जा रहा है? और इसी सवाल के एक दो और हिस्से हैं चीमा साहब कि गवादर से लेकर ये कराची तक का सफर कैसे हो गया। अब चीनी कहते हैं कि जी हमें कराची चाहिए, हमने गवादर थोड़ा सा मतलब नॉट कि अबैंडन कर दिया है, बट ठीक है अब गवादर पे थोड़ा सा हल्का हाथ रखेंगे, एंड लेट अस फोकस ऑन कराची ऑल्सो। और फिर वो मसला है कि 20-21 महीने से इमरान खान को वहां से भी फोन कॉल नहीं आया, शी जिनपिंग से भी बात नहीं हुई। इन जरा 2-3 मसलों पे आप बात करें चीमा साहब, प्लीज एक्सप्लेन टू अस। ये पहले तो ये मुआवजे वाली बात, ये 37-38 मिलियन डॉलर जितना भी है, ये क्या मामला है ये?
देखिए, ये दासूक अगर आपको याद हो, ये जो व्हीकल बोर्न इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस फटी थी चाइनीज सोल्जर्स की बस के ऊपर, और तो तब जाके ये बात हुई कि भाई उन्होंने चाइनीज ने कहा कि यार ये हमारे साथ ज्यादती हो रही है, और फिर आई थिंक चाइनीज प्रीमियर की कॉल भी आई। और उन्होंने, क्योंकि वो चाइना एक इम्प्रेशन देना चाहता है ग्लोबल ऑडियंस को कि भाई चाइना की जो जिंदगी है ना वो सस्ती नहीं है, महंगी जिंदगी है। अगर आपको अमेरिकी कहीं मारा जाए, फ्रेंच मारा जाए, ब्रिटिश मारा जाए, तो वो पता फॉलो करते हैं, बंदे एक बंदे को भी फॉलो करते हैं। तो चीन में वो डेमोक्रेसी और ये चीजें ना होने की वजह से वो मारा जाए तो प्रॉब्लम ही कोई नहीं है। सो बेसिकली, और रिसेंटली 2-3 हमले भी हुए हैं चाइनीज के ऊपर, गवादर में, फिर सरीना में हुए, बलोचिस्तान में, फिर यहाँ पे हुए। तो चाइनीज प्रेशर डाल रहे हैं इस दवा के भाई, ये ताकि इनको पता लग सके कि हमने क्या करना है और क्या नहीं करना। तो दैट इज व्हाई दे आर प्रेशराइजिंग, और कंपनी ने मेरा काम भी बंद किया रखा है काफी देर, अभी भी आई थिंक बंद, आई डोंट नो मच ऑन दैट नाउ। सो ये जो एक इंप्रेशन है कि चाइनीज की वो नहीं है, वो इंप्रेशन ग्लोबली भी तोड़ना चाहता है, पाकिस्तान को भी टफ टाइम देना चाहते हैं, और वो उसके पीछे लॉजिक ये है कि सी पैक स्लो है। सी पैक स्लो इसलिए, नॉट बिकॉज के सी पैक स्लो है, सी पैक स्लो इसके बिकॉज एट द लार्ज लेवल हमारी जो गवर्नमेंट है वो बिजनेसमैन को कन्विंस नहीं कर पाए। गवादर के ऊपर भी, वहां पे भी इंफ्रास्ट्रक्चर के भी थोड़े मसले हैं। फिर ये अपने बिजनेसमैन को ये भी कहते हैं कि आप जो अपनी कराची पोर्ट की जगह ग्वादर पोर्ट पे चीजें इंपोर्ट करें, लेकिन वो नहीं मांगते क्योंकि वहां पे स्टोरेजेस के मसले भी हैं, ट्रांसपोर्ट के मसले हैं, और बहुत ज्यादा अभी वो चीज डेवलप नहीं हुई। वो जो इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस होता है उस तरह गवादर में नहीं गया। देन कराची क्योंकि ऑलरेडी डेवलप्ड पोर्ट है वहां, पोर्ट कासम, और सो उसके लिए इन्वेस्टर के लिए, इन्वेस्टर से बात करना, कन्विंस करना ज्यादा आसान है। और ग्वादर में एक तो बलोचिस्तान में इस वक्त पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, वो स्ट्रक्चर्ड कंट्रोल, स्ट्रक्चर्ड पॉलिटिकल कंट्रोल जो एक चीफ एग्जीक्यूटिव का होना चाहिए उस तरह नहीं है, जिसकी वजह से वो दे कीप रनिंग फ्रॉम वन ऑफिस टू अनदर ऑफिस, और वहां पे लॉ इन्फोर्समेंट का ज्यादा इन्फ्लुएंस सब तस्वर किया जाता है बलोचिस्तान के अंदर। सो वो स्ट्रॉन्ग कंट्रोल नहीं है। और फिर ये जो चाइनीज जो हैं वो भी बार बार कह चुके हैं कि भाई आप लोग नहीं चाहते अगर सी पैक के ऊपर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे काम करना, तो नो प्रॉब्लम। मेरा ख्याल है इंटरनल कैपेसिटी इश्यूज है इन टर्म्स ऑफ इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग, और इन्वेस्टर को ढूंढ के लाना, उनको कहना कि वो करें। चाइनीज तो अपने पार्ट पे बहुत कुछ कर रहे हैं और वो तो काम करना चाहते हैं, लेकिन हमारे पार्ट पे ये है कि हम, मेरा ख्याल है, कुछ चीजें नहीं कर सके। सिक्योरिटी तो बहुत अच्छी दी थी चाइनीज को, बल्कि मेरे साहब अगर मैं यहाँ कहूँ, सारे यूरोपियंस इस चीज पे, बाकी जो इन्वेस्टर, बाकी ममालिक हैं, वो नाराज रहते हैं कि आप चाइनीज को ज्यादा सिक्योरिटी देते हैं, हमारे लोग अगर बाहर से एफडीआई थोड़ी बहुत आती है तो आप उसको भी इन्वेस्टमेंट नहीं देते। तो ये भी एक कंपटीशन शुरू हो गया कि हमारे इन्वेस्टर को जो है वो सिक्योरिटी दी जाए। सो आई थिंक इन्होंने 2 सिक्योरिटी डिविजन्स रेज की स्पेशली फॉर द चाइनीज, और बहुत हद तक प्रोटेक्शन भी दी बाकी जगहों पे। लेकिन शायद कराची में रिटर्न ज्यादा तेज है, रिटर्न ज्यादा तेज है, एक्टिव है, तो शायद इसलिए वहां पे ज्यादा वो तस्वर कर रहे हैं। और ग्वादर में इंटरनली भी लोग, जितनी ज्यादा तेज डेवलपमेंट हुई है, वहां के लोग भी अभी रेडी नहीं थे कि इतनी रैपिड डेवलपमेंट, उन लोगों को उस डेवलपमेंट से compete करने में भी या उसके साथ लिंक होने में भी बहुत ज्यादा टाइम लग रहा था। जो लोग पूरी जिंदगी मछेरे थे या मछलियां पकड़ते रहे या उस तरह, क्योंकि आपकी जो ह्यूमन पावर की जो कैपेसिटी, कैपेबिलिटी होती है, वो तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। सो वहां पे जो जॉब चाहिए, चीजें चाहिए, वो तो हर बंदा वहां पे आएगा, बाहर से आएगा, लोकल तो नहीं है। सो एक इंटरनल डिस्ट्रप्शन भी थी, और हमारे कैपेसिटी इश्यूज भी थे। चाइना अपनी ग्लोबल चीजें भी देख रहा था, दैट इज वाई, ग्लोबल इमेज को भी देख रहा था, दैट इज वाई उन्होंने पैसे मांग लिए। और जारी बात है ये प्राइवेट कंपनी भी है, सो इसलिए प्रेशर भी पाकिस्तान पे ज्यादा डाला गया। सो थिंग्स आर नॉट क्वाइट दैट वे जिस तरह होनी चाहिए, और पर्टिकुलरली पॉलिटिकल जो लीडरशिप है वो दे आर स्लो, और इमरान खान साहब खुद मान चुके हैं कि सी पैक इज स्लो। और अगर खुद वो बाहर जाते हैं तो कहते हैं सी पैक पे इन्वेस्टमेंट करो, लेकिन एट होम इट हैज बिकम अ चैलेंज फॉर हिम एज। जी। अच्छा चीमा साहब, एक बात बताइए ना, हर एक कंट्री लोन लेती है, इंडिया खुद लोन लेती है, अमेरिका लोन लेती है, चाइना लोन लेती है, एवरी कंट्री टेक्स लोन, ठीक है। और एमबीए में हमें यही सिखाया गया था, ओपीएम, अदर पीपल्स मनी। धंधा जो है, बिजनेस जो है, दूसरे के पैसे से करा जाता है, ओपीएम, अदर पीपल्स मनी। खुद के पैसे से कोई बेवकूफ़ी होगा जो धंधा करेगा, दूसरे के पैसे से बिजनेस करा जाता है, दैट इज कॉमन थिंकिंग। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, ये इतना ज्यादा जो कर लिया है पाकिस्तान ने,
ठीक है, इतना ज्यादा जो ले लिया है पॉलिटिकल लीडरशिप ने, इतने ज्यादा विदाउट एनी मींस ऑफ पेइंग बैक। जो एक न्यूट्रल ऑब्जर्वर है, मुझ जैसा बंदा जो बाहर से देख रहा है इसको, जिसकी अंदर की हो सकता है नजर ना हो, जो बाहर से पाकिस्तान को फॉलो करता है, मुझे तो याद आता है सर, जब मैं आज से 15 साल पहले मैंने भी एक क्रेडिट कार्ड लिया था सर, मैंने 2 महीने के अंदर 4 लाख रुपए की शॉपिंग कर दी थी। देन आई डिडंट नो हाउ टू पे बैक, क्योंकि उस जमाने में फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं होती थी, जैसे भगवान की दुआ से आजकल थोड़ी सी हो गई है। तो मैं ये पूछना चाहता हूं आपसे चीमा साहब कि मामला क्या है ये, कि देखिए हर कंट्री लोन लेता है ना, हम तो ये नहीं कह रहे सिर्फ पाकिस्तान लेता है, इंडिया ऑल्सो टेक्स मनी, एवरीबडी टेक्स मनी एंड पीपल गिव इट बैक ऑल्सो। ये मनी रोटेशन में रहती है। ये किस तरीके से इमरान खान साहब चाहते हैं कि ये वापस करा जाए पैसा, और जो पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं सर, उससे करीब 15 गुना लोन ले चुके हैं, ये 15 गुना लोन ले चुके हैं जो पाकिस्तान का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है। ये किस तरीके से मामला सॉर्ट आउट होगा? मेरे साहब ये बड़ी सिंपल सी फॉर्मूला है, आप क्योंकि इन चीजों को समझते हैं। देखिए, जिस मुल्क के अंदर जो टोटल सालाना अर्निंग है वो हो 4,000 अरब, और आपका जो खर्चा है वो 7,000 7,500 अरब है, तो जब हर साल 3 से 4,000 अरब का बजट डेफिसिट होगा, तो मुझे बताएं वो पैसा तो आपको चाहिए। तो हर दफा हर हुकूमत पैसा ले रही है। पीपल्स पार्टी ने सबसे ज्यादा आईएमएफ से पैसा लिया, पीएमएल ने उसके बाद सबसे ज्यादा आईएमएफ से पैसा लिया। अब पीटीआई आ गई। अब होता यह है कि ये डोमेस्टिक बोरिंग भी बहुत करते हैं और एक्सटर्नल बोरिंग भी बहुत करते हैं। अब मुझे ये बताएं कि गवर्नमेंट को देखें, आपका 4,000 अरब इकट्ठा हो गया, मेरा ख्याल है 3,000 अरब तो लोन एडजस्टमेंट में चला गया, तो 1,000 अरब का आपकी आर्मी का जो खर्चा था। तो बाकी जो स्टेट चल रही है वो तो सारी की सारी बोरिंग से चल रही है। तो इमरान खान के पास टेक्निकली तो कोई ऑप्शन नहीं थी अदर देन बोरिंग मोर मनी। सो ये तो एक विशियस साइकिल में हम पड़ चुके हैं जिससे निकलना है, और उसके लिए सबसे बेहतर सोल्यूशन ये था कि आप लोकल कॉन्फिडेंस इन्वेस्टर का ट्रस्ट जीते, जिससे वो एटलीस्ट पैसा दे। पाकिस्तान में मेरे साथ पैसे की कमी कोई नहीं है, पैसा बहुत है, यहाँ पे इतना पैसा है कि लोग शहरों के ऊपर शहर खड़े कर दें, लेकिन प्रॉब्लम ये दे डोंट ट्रस्ट द गवर्नमेंट। और ये अब से नहीं, ये पुराना चला आ रहा है। अच्छा, अभी आ जाए पीएमएल एंड पीपल्स पार्टी, वो क्या करते हैं, पैसा लेके डेवलपमेंट करा दो, सड़कें बना दो, ब्रिज बना दो, ये कर दो, कर्जे ले लेके बनाई जाओ। अब होगा क्या, वो रिटर्न किसने करना है? अगली हुकूमत आएगी तो देखी जाएगी। और जब अगली हुकूमत आएगी तो वो लोन तो उसने पेमेंट करनी है ना। पिछली जो कहेगी मैंने तो डेवलपमेंट कराई, देखो हमारे दौर में कितने अच्छे हालात थे, हमने फलां मोटरवे शुरू कर दी, फलां, थैंक्स टू चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, उससे भी थोड़ा पैसा आया तो डेवलपमेंट पाकिस्तान में ज्यादा हुई। फिर लोन से इन्होंने, और ज्यादा सारी ये लोन से डेवलपमेंट हुई नहीं है। सो जो लाहौर में ये जो उन्होंने ट्रेन प्रोजेक्ट बना दिया $1 अरब का, 27 पता नहीं 30 किलोमीटर के अंदर, उसकी जरूरत ही नहीं थी, लेकिन बना दिया क्योंकि वोट चाहिए, लोगों को बताना है पीएमएलएन ने। सो बाकी सियासी जमातों ने बहुत लोन लिया। इमरान खान तो बेचारा अब उसमें उस विशिष्ट साइकिल के अंदर है, लेकिन इमरान की कैपेसिटी यहां पे नजर आनी थी कि क्या पिछले 3 साल हो गए, अगले 2 साल में क्या जो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है वो टैक्स कलेक्शन कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। बड़ी मैसिव तब्दीलियां हो रही हैं टैक्स कलेक्शन अपरेटस में, जो कि उसकी इमरान खान की थोड़ी सी कामयाबी भी है, थोड़ी उसकी एफर्ट भी है, लेकिन यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी अनरिस्पॉन्सिव है। लोग जो टेक्नोलॉजी को पसंद नहीं करते और वो अपनी चीजें शेयर करना पसंद नहीं करते हुकूमत के साथ। उन्होंने बड़ी टैक्स एमनेस्टी स्कीम भी दी हुई है, वाइट ब्लैक मनी को वाइट करने के भी बड़े एमनेस्टी स्कीम्स लेके आए, लेकिन उस तरह लोग अभी पैसा नहीं शो ऑफ करा रहे जिस तरह कराना चाहिए। सो इमरान खान उस साइकिल, विशिष्ट साइकिल के अंदर है। वहां से निकलना एक ही फॉर्मूला है, जिस दिन आपने 7,000 अरब रुपया जितना आपका खर्चा है उतने आपने पैसे बनाने शुरू कर दिए, फिर आप बाहर से डेवलपमेंट भी ले लें, और फिर हम उस साइकिल के अंदर हैं। और फिर हमने डेलिब्रेटली अपने डॉलर की कीमत नीचे रखी पिछली हुकूमतों ने। और जब ये रजा बाकर साहब हमारे स्टेट बैंक के गवर्नर आए, जिनको हम वाइसरॉय कहते हैं, क्योंकि आईएमएफ ने, आई थिंक इमरान खान ने खुद कहा था कि मुझे आईएमएफ के चीफ ने कहा था कि इनको अपॉइंट कर लें आप, और ये इजिप्ट में आईएमएफ का प्रोग्राम इंप्लीमेंट कर रहे थे, तो अभी ये पाकिस्तान में इंप्लीमेंट कर रहे हैं। अभी जारी बात है, सारी जब शिकें मान ली, अभी आईएमएफ की टीम के साथ डायलॉग हो रहे हुए हैं वॉशिंगटन में, तो आईएमएफ पैसे देगा तो एशियन डेवलपमेंट बैंक की को अरब दे देगा, फिर वर्ल्ड बैंक भी $1.5 अरब हमें दे देगा, तो मजीद $3-4 अरब आएगा और चीजें थोड़ी नॉर्मल होगी। लेकिन कॉस्ट क्या है कि पाकिस्तान में आज पेट्रोल जब वो 140 पे हो गई है, पाकिस्तान की तरीके सबसे बुलंद पेट्रोल है, डॉलर पाकिस्तान की तरीके सबसे बुलंद है।
क्योंकि इमरान खान का कंट्रोल नहीं रहा चीजों के ऊपर, और उससे पहले माजी में सिचुएशन ऐसी बन चुकी थी कि लोग ट्रस्ट नहीं करते, लोग हुकूमत से इंसेंटिव सारे लेना चाहते हैं, हुकूमत को देना कुछ नहीं चाहते। इकोनॉमी का साइज भी छोटा है, अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी थी, जिसपे वो थोड़ा काम कर रहे हैं। और ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि हमारी जो मिलिट्री लीडरशिप है उन्होंने एश्योरेंसेस दी बिजनेसमैन को, कराची में, लाहौर में, इस्लामाबाद में, हर जगह कि आप बिजनेस करें, आपके कारोबार बंद नहीं होगा, क्योंकि देखिए नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी इज द रियल सिक्योरिटी नाउ, एंड इकोनॉमिक सिक्योरिटी कम्स इन द नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी। सो अभी इमरान खान जो भी कर रहा है, उसके बहुत सारे स्टेप्स अच्छे भी हैं इकोनॉमी में। ही हैज दिस अर्ज कि मुझे इकोनॉमी ठीक करनी है, लेकिन एक ही शर्त पे कि 7,000 अरब का अगर टोटल बजट है, 7,500 अरब का या 8,000 अरब का बजट है, तो उतना कलेक्ट करना पड़ेगा, वरना तो फिर बोरिंग है। बोरिंग की फिर आप देखें 3,000 अरब जहां पे आपकी डेट जो है वो सर्विसिंग में चला जाए, टोटल आपकी आमदन 4,000 अरब हो, तो हाउ द कंट्री विल रन। जी बिल्कुल। और मेरा आखिरी सवाल चीमा साहब आपसे ये है कि वापस हम DGISI वाले मामले पे आते हैं। व्हाट आर द ऑप्शंस इन फ्रंट ऑफ इमरान खान साहब? इमरान खान साहब के सामने ऑप्शंस क्या हैं? क्योंकि मुझे ऐसा नहीं लगता, जितने थोड़ी बहुत मेरी समझ है, कि रावलपिंडी वाले पीछे हटेंगे। क्या कोई मिडिल पाथ पॉसिबल है चीमा साहब? मिडिल पाथ? नहीं नहीं नहीं, कोई मिडिल पाथ नहीं है जी, एक ही पाथ है, जो नाम आ गया वही नाम आना है, और कौन सा नाम आना है। और ये दिस इज नॉट द प्रेरोगेटिव ऑफ द प्राइम मिनिस्टर टू आस्क कि मुझे फलां जनरल दें, मैं उसको DGI से रखना चाहता हूँ। दैट इज द एम्बिट ऑफ द मिलिट्री हायरार्की का एम्बिट है। और ये इससे पहले ये नवाज शरीफ साहब भी करना चाहते हैं, वो भी, उनका भी बड़ा ख्वाब रहा है कि मैं आर्मी चीफ की पावर कम करूं, हम पोस्टिंग किसी को दे दें, ट्रांसफर कहीं और चली जाए, जो प्रमोशंस हैं कहीं और करे। ये हमारे पॉलिटिशियंस का बड़ा दिल करता है ये उनको। और उनको शायद ये पता चलता है कि शायद हम आर्मी एक्ट बदल देंगे तो सिविलियन सुप्रीमेसी का सबसे बड़ा तरीकाकार ये है। आप सिविलियन सुप्रीमेसी ऐसे नहीं कर सकते। इट्स अ लॉन्ग ग्रेजुअल डेमोक्रेटिक प्रोसेस, जिसमें आपने सारी पॉलिटिकल फोर्सेस को भी साथ में लाना है, आपने डिलीवर करना है, आपने उनको कहना है कि आप सिक्योरिटी देखें, हम जो बाकी चीजें हम खुद देखेंगे, और आप ओन लें, बर्डन लें अपनी बाकी चीजों का। ये ना हो कि हर चीज आउटसोर्स करें। जब आर्मी चीफ ने और DGISI ने चाइना जाना है, जब ईरान जाना है, जब सऊदी अरब जाना है, जब UAE जाना है, वहां से हुकूमत चलाने के लिए इमरान खान साहब की मदद करनी है, वहां से फाइनेंस लेने में, पैसा लेने में, ऑयल डेफर्ड पेमेंट पे लेने पे, तो फिर कौन सी गुड यहाँ पे सिविलियन सुप्रीमेसी होगी? ऑब्वियसली चैलेंजेस है बहुत ज्यादा। सो मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान के पास, इमरान खान को कोई नया सियासी महाज शुरू करना चाहिए। जो हमारी अफवाज का एक मैकेनिज्म है, जो उनके इंस्टीट्यूशन की चीजें हैं, 3 नाम आए हैं उसमें देख लें। लेकिन क्योंकि अभी DGSPR और वो लोग इमरान खान साहब के कहने के बाद वो नाम जारी कर चुके हैं, तो ही शुड ऑनर हिम। लेकिन मे बी ये भी कहा जा रहा है कि शायद वो मान तो जाएंगे, जारी बात है इमरान खान, लेकिन शायद पूरे टेन्योर के लिए ना माने, थोड़ी देर के लिए हो, बाद में कोई और आए। लेकिन जितना अब ये पॉलिटिकल क्राइसिस जनरेट हो चुका है, मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान साहब हैज मोर से नाउ। वही होगा जो एक समरी आई है उस, और जो जो नाम मेरा ख्याल है ISPR पहले अनाउंस कर चुकी है। चीमा साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का, बड़ा अच्छा लगा सर आपसे बात करने के लिए। दोस्तों, कमर चीमा साहब इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन कर रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स पे। हम फिर से उनको रिक्वेस्ट करेंगे कि बार बार आएँ और ग्रेस करें हमारे प्रोग्राम को। आज के लिए बस इतना ही। जल्दी से एक और टॉक, एक और बातचीत, एक और शख्सियत के साथ मैं आपके साथ लाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद।